हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो न्यू एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हुए और अब क्लिप यहाँ पर लेनिन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एडिथ के साथ काम कर रहे हो। तो उससे रिलेटेड उससे पूछता है तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो तुम हमें एडिथ से रिलेटेड कुछ बताओ। जिस पर तो लेनिन हैरान हो गया था और कुछ सोचने लग गया। लेकिन इसी टाइम पे हमें किरण को दिखाता है, वो अपने मन में कहता है कि ये लोग एडिथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। असल में तो एडिथ ड्यूक का काम कर रही है, उसका हेल्प कर रही है और डचेस का भी हेल्प कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर नजर रख रहे हैं। अब वो अपने मन में फर्दर कहता है कि मैंने सुना है कि उस वुमन ने खुद ही ऑफर किया था कि मुझ पर कोई नजर रखे। इसके बारे में वो बताते हुए कहता है कि इसके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी यहाँ पर क्लिप लेनिन से कहता है कि तुम जिस डॉक्यूमेंट को अरेंज कर रहे हो उस पर अच्छे से नजर रखना, क्योंकि अब हम कुछ और को नहीं सकते। इस पर लेनिन उसे बताता है कि असल में एडिथ मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आती है। क्लिप उससे फर्दर पूछता है कि हाँ, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने कुछ सस्पिशियस उसके बारे में देखा है, कुछ ऐसा जिससे तुम उस पर शक कर सको। जिस पर लेनिन बताता है कि नहीं, वो ज्यादा बातें नहीं करती, बस आती है, काम करती है, अपने काम को खत्म करती है और फिर चली जाती है। हमारे दरमियान इतनी ज्यादा बातें नहीं होती। लेनिन फर्दर बताता है कि उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छी है, वो कम्प्रिहेंशन में भी अच्छी है, जजमेंट भी उसकी अच्छी है और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें पेशेंस मीन्स के सब्र है, वो सब्र ज्यादा करती है। अब वो ये सब इतने कॉन्फिडेंट स्टाइल से बता रहा था, इतने अच्छे फेस एक्सप्रेशन के साथ। ये सब देखकर तो किलन भी बहुत हैरान हो जाता है, अपने मन में बताता है कि इसके इस फेस एक्सप्रेशन को तो देखो, कितने कॉन्फिडेंट के साथ ये सब कुछ बता रहा है। अब यहाँ पर क्लिप उससे कहता है कि वैसे वो तुम्हें लाइक करती है, तुमने कुछ बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए इस सब में। जिस पर लेनिन उसे बताता है कि वैसे मैंने उसके साथ सिर्फ एक दिन ही काम किया है। क्लिप उससे कहता है कि मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा, लेकिन तुमने ये ख्याल रखना है कि तुमने उस पर नजर रखनी है, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करना है और मैं तुमसे पल पल की खबर लूंगा। जिस पर लेनिन यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरण कहीं पर जा रहा होता है और उसे रीस की बात याद आती है, जहाँ पर रीस बता रही थी कि वैसे ये फर्स्ट टाइम है कि लेनिन ने किसी पर कॉम्प्लीमेंट किया है और ये कॉम्प्लीमेंट इतना अच्छा था। जिस पर क्लिप उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि लेनिन को एडिथ पर क्रश हो, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो भी सिंगल है। और साथ ही साथ वो रीस से भी पूछता है, रीस तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। जिस पर रीस उसे बताती है कि ऑफ कोर्स ये हो सकता है, वो सिंगल है। फर्दर यहाँ पर क्लिप कहता है कि ऐसा भी हो सकता है, आखिर में वो दोनों एक हो जाए। साथ ही साथ वो यही बताता है, लेकिन फिर इससे हमें एक बहुत बड़ा लॉस मिलेगा और वो लॉस यही होगा कि हम लेनिन को खो देंगे। क्लिप फर्दर बताता है कि वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है और वो एक शैतानी स्टाइल से किलन की तरफ देखते हुए कहता है, किलन क्या तुम्हें उस औरत की परवाह है। साथ ही साथ वो हंस भी रहा था। जिस पर किलन बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ जब अब वो जा रहा था तो अपने मन में कहता है, लेनिन एक ऐसा पत्थर था जिसको आज तक रीस भी नहीं हिला पाई, लेकिन ये एडिथ ने उसे हिला दिया। मींस के लेनिन ने उसके बारे में अच्छा कॉम्प्लीमेंट और पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दिया है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि उन्होंने जो बात की थी क्या वो सच थी, क्या ये सच हो सकता है। फिर बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। इसी के साथ एक बंदा उसके पास आ जाता है, उससे कहता है कि सर कैरेज रेडी हो चुका है और हम देखते हैं कि किलन उससे कहता है कि हाँ मैं आता हूँ। और अब वो जाने लगता है सीधा एडिथ के रूम की तरफ। अब वो जाते हुए अपने मन में यही बताता है कि एडिथ एक ऐसी ब्यूटी है जो कि रीस के ब्यूटी से बिल्कुल अलग है। अगर हम एक ऐसे रूम में रहे जो कि बंद हो और घंटों तक रहे। इसी के साथ वो अपने बात को अधूरा छोड़ देता है। वो रूम तक पहुंच चुका था, वो रूम नॉक करने वाला था लेकिन दरवाजा खुला था। अंदर जाते ही वो बताता है कि ये रोज का सेंट, वाओ ये कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि एडिथ का सेंट उसे बहुत यूनिक लग रहा था। अब वो जैसे ही अंदर आता है वहाँ पर एडिथ ने जो डॉल्स बनाई हुई थी वो रखी गई थी। किलन जब उसकी तरफ देखने लगता है तो उसे देखता ही रह जाता है। साथ ही साथ वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा था। अचानक से एडिथ कहीं से आ जाती है, उस डॉल को नीचे गिरा देती है और किलन से पूछती है, किलन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि असल में ये मेरी एक बेकार सी हॉबी है, मैं ड्रंक हो चुकी थी जिसकी वजह से मैंने ये डॉल्स बना लिए, ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है। अब उसकी एम्बेरसमेंट का लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो यहाँ पर किलन से कहता है कि वैसे तुम किसी के रूम में बगैर इजाजत के नहीं आ सकते, तुम बगैर इजाजत के अंदर आ गए हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों बैठ चुके थे। किलन बेड पर बैठ चुका था, साथ ही साथ एडिथ उसके सामने चेयर पर बैठ जाती है। अब एडिथ बात करना स्टार्ट कर देती है। किलन से कहती है कि मैंने मॉम के कहने पर लिनल के साथ हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं उसके साथ काम करती हूँ, तुम तो उसको जानते ही होगे। इसके बाद वो अपने मन में बता दिया कि ऑफ कोर्स ये उसे जानता होगा क्योंकि वो ड्यूक के बहुत करीब है, उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वही तो संभालता है। इस पर तो किलन उससे कहना स्टार्ट कर देता है कि असल में फ्लिक फैमिली लिनल की फैमिली है, उसमें उसके दादा परदादा बाप और ये सब आते हैं। वो ड्यूक के साथ हमेशा से लॉयल रहे हैं। लिनल इस ड्यूक के साथ है, अलावा उसके बाप और दादा और परदादा वो भी विस्काउंट ही रहे हैं। किलन एडिथ से कहता है कि असल में लिनल मेरा दोस्त था बचपन में। अब हमें बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किलन और क्लिप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्वॉर्ड प्रैक्टिस। साथ ही साथ लिनल साइड पर बैठा हुआ है, बुक रीड कर रहा है, लेकिन किलन स्वॉर्ड प्रैक्टिस में क्लिप से हार जाता है। जिस पर क्लिप उससे कहता है कि वैसे तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। साथ ही साथ वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर
बाद हम देखते हैं कि किलन आ जाता है लेनन के पास। उससे कहता है कि वैसे तुम हर वक्त बुक रीड करते रहते हो, स्टडी करते रहते हो, तुम बोर नहीं होते, तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस पर लेनन उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस करूँ तो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब जब प्रेजेंट में किलन उसे बता देता है कि वो मेरा दोस्त है, इस पर तो एडिथ बहुत हैरान हो जाती है। साथ ही साथ वो हमें यही बताती है कि असल में लेनन एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था जिसकी वजह से मैं उसको रीड नहीं कर पाई और मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मुझे हरगिज भी मालूम नहीं था कि उसका असल में मेल लीड के साथ बचपन में ताल्लुक रहा होगा और वो उसका फ्रेंड होगा। ये बहुत ही अजीब है। फिर वो यहाँ पर बताती है लेकिन अचानक से ये मेरे पास क्यों आ गया है, उस रात के बाद से मैंने इसे फिर से नहीं देखा है। अब यहाँ पर किलन एडिथ से कहता है कि वैसे तुम यही सोच रही होगी कि मैं अचानक से तुम्हारे पास क्यों आ चुका हूँ। वो उसे बताता है कि असल में मैं राइजन स्टेट जा रहा हूँ। अब ये बात सुनकर तो एडिथ हैरान हो जाती है, अपने मन में कहती है कि क्या राइजन स्टेट। साथ ही साथ वो हमें यही बताती है कि राइजन स्टेट नॉर्थ के डायरेक्शन में है और वहाँ तक पहुँचने के लिए दिनों का सफर करना पड़ता है और वो भी हॉर्स राइडिंग करते हुए, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। असल में वो ड्यूक की एक टेरिटरी है और वो ड्यूक के दूसरे बेटे मीन्स के किलन को कुछ वक्त के बाद मिलने वाली है। अब जब वो ये सब बताती है वो अपने मन में कहती है कि वो जगह तो बहुत दूर है। किलन एडिथ से कहता है कि मैं कुछ दिनों तक यहाँ नहीं रहूंगा क्योंकि मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। साथ ही साथ वो उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी। अब ये बात सुनकर तो आप एडिथ की हैरानी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। वो कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ। अब हम देखते हैं कि किलन रूम से बाहर आ जाता है और उसे एडिथ की बात याद आती है। एडिथ ने उसे बताया था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे मालूम है कि तुम्हारा ये मतलब नहीं था लेकिन फिर भी तुमने मुझे इनवाइट के लिए, इसके लिए थैंक यू। वो उसे सेफ ट्रिप का कहती है कि मैं यही चाहूंगी कि तुम वहां तक सेफली पहुंच जाओ। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पर किलन से कहता है कि ड्यूक आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस पर किलन भागते हुए जा रहा था और कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडिथ काम कर रही थी, उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लिया था। अब वो बहुत थक चुकी थी। साथ ही साथ वो बताती है कि बस आज के लिए इतना काफी है। जब जैसे ही उस साइड पे देखती है लेनन उसकी तरफ देख रहा था। जिस पर एडिथ उससे पूछती है लेनन तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। जिस पर लेनन उससे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है और साथ ही साथ उसे यही बता देता है कि वैसे डचेस ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम काम खत्म कर लो तो तुम उसके साथ मिल लो। जिस पर एडिथ बताती है कि हाँ ठीक है मैं अभी ही चली जाती हूँ। जब वो यहाँ से चली जाती है लेनन इस डॉक्यूमेंट को देखने लगता है। वो बहुत हैरानी से कहता है कि वाओ इसने इतने कम समय में इतने अच्छे से सबको ऑर्गेनाइज कर लिया है, ये इतना जल्दी ये कैसे कर सकती है। वो बहुत हैरान हो गया था। साथ ही साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर डचेस रीस और साथ ही साथ एडिथ को बताती है कि अगले महीने बाजार लगने वाला है तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर लो। असल में इस बाजार में एम्ब्रॉयडरी की जाएगी तो अगर तुम लोग इसको अटेंड करना चाहते हो तो अटेंड कर सकते हो। क्या तुम लोग अटेंड करोगे। अब ये बात सुनकर तो एडिथ को मालूम पड़ जाता है कि कौन सा एपिसोड है। वो बताती है कि असल में जितने भी नोबल्स है उनका ये स्किल होता है कि वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं। एम्ब्रॉयडरी से डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं और डिफरेंट कपड़े सीते हैं जिसमें मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं और ये इनकी एक स्किल कंसिडर की जाती है और जो कि रोमांटिक नॉवल में बिल्कुल ही आम है। वो बताती है कि इस स्टोरीज में ऐसे होता है कि एक इवेंट रखा जाता है जिसमें जितने भी नॉवेल्स होते हैं वो अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी करते हैं और वहाँ पर लेके आते हैं। फिर इसे बेचा जाता है महंगे महंगे दामों में और इससे क्या होता है कि फंड्स ज्यादा हो जाती है। डचेस भी एक काम करना चाहेगी क्योंकि वो भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहती है। और तभी यहाँ पर रीस डचेस को बताती है कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि मैं कुछ भी अच्छे से नहीं बना पाऊंगी, मैं आपका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जिस पर डचेस उससे कहती है कि कोई बात नहीं रीस तुम इससे रिलेटेड टेंशन मत लो। साथ ही साथ एडिथ हमें बताती है कि मसला यहाँ पर ये है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं यहाँ तक कि ये भी नहीं बना पाऊंगी कि कोई उसको एक्सेप्ट कर ले। मीन्स कि मैं जो कुछ भी बनाऊंगी कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा क्योंकि मुझे तो कुछ करना आता ही नहीं है। अब हमें पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एडिथ आना से कह रही थी आना के सब कुछ करना इतना ही ज्यादा मुश्किल है और प्रेजेंट में अब यहाँ पर डचेस को बताती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कंसिडर किया लेकिन आई एम सॉरी मेरे ख्याल से मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही वो ये बताती है इसी के साथ रीस कहती है कि मैं बहुत खुश होंगी कि अगर तुम पार्टिसिपेट करोगी। साथ ही साथ वो डचेस को बताती है कि अगर एडिथ पार्टिसिपेट करती है तो इससे मुझ में भी कॉन्फिडेंस आएगा। इस पर तो डचेस भी बताती है कि हाँ तुम दोनों अगर एक साथ काम करोगी तो अच्छा होगा, तुम दोनों के लिए आसान हो जाएगा। इस पर एडिथ मन में कहती है कि वैसे मैं मेन कैरेक्टर से तो इतने ज्यादा आगे नहीं जा सकती लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसा बना लूं कि कोई तो इसे एक्सेप्ट कर ही ले। फिर वो बताती है कि मैं इनकार कर भी नहीं सकती, इसीलिए वो इस बात को मान जाती है कि हाँ वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रीस के पास एक शॉल होता है और इस शॉल की तरफ देखते हुए एडिथ अपने मन में बताती है कि थोड़ी देर पहले इसने बताया था कि मैं अपने स्किल के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ लेकिन इसने इतना अच्छा शॉल बना लिया है। और साथ ही साथ रीस यहाँ पर मौजूद सब लोगों को बताती है कि असल में ये शॉल मैंने खुद ही बनाया है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी करूँ, अपने हाथ से कुछ बना लूँ। जिस पर यहाँ पर मौजूद जितने भी औरतें और जितने भी लड़कियां थी वो रीस से कहती है कि वाह तुम तो ये बनाने में बहुत स्किल
स्किलफुल हो, तुमने बहुत फाइन शॉल बनाया हुआ है, वो भी अपने हाथों से, तुम बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो। अब ये सब देखते हुए एडिथ अपने मन में बताती है कि ओरिजिनल स्टोरी में भी क्या रीज ने ऐसा कुछ बनाया था। वो सोचने लगती है और तभी यहाँ पर रीज उससे पूछते हैं, एडिथ तुम क्या बनाने वाली हो? जिस पर एडिथ बताती है कि मैंने ये प्लानिंग की हुई है कि मैं एक हैंकरचीफ मींस के एक रुमाल बनाऊंगी। साथ ही साथ अपने मन में बताती है कि मेरे स्किल की कमी की वजह से मैं यही बना सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और अब वो हैंकरचीफ बनाने के लिए कलर सेलेक्ट करने लगती है। वो कलर की तरफ देखते हुए बताती है कि मेरे ख्याल से मुझे बॉर्डर यही वाला बना लेना चाहिए। और इसी टाइम पर आ जाती है रीज उसके पास। रीज उसे बताती है कि तुम ऐसा करो कि पिंक बॉर्डर बना लो और येलो हैंकरचीफ बना लो, ये बहुत प्यारा लगेगा। इस पर एडिथ अपने मन में बताती है कि ये मेरे पास इसलिए आ गई क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली थी, शायद इसीलिए इसको ऐसा लगा होगा कि मैं अकेले हूँ, इसीलिए आ गई है। साथ ही साथ वहाँ पर एक औरत आ जाती है। वो बताती है कि बिल्कुल इसी कलर का हैंकरचीफ मेरे भतीजी ने भी बनाया था, वो भी पिछले साल। वो इनसे कहती है कि हाँ ये कलर अगर तुम बनाओगी ये बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि जब मेरे भतीजे ने बनाया था तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। इसी टाइम पर एक दूसरी औरत उसके पास आ जाती है। उससे कहती है कि हाँ अब वो कितनी साल की है? जिस पर ये दूसरी औरत उसे बताती है कि अब वो 18 इयर्स की हो चुकी है, साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी है। जिस पर दूसरी औरत उसे बताती है इसका मतलब ये है कि उसने 14 साल की उम्र में ये हैंकरचीफ बनाया था। ये सब बातें सुनकर तो एडिथ अपने मन में बताती है कितना चाइल्डिश है ये सब लोग। असल में मुझे ये बताना चाहते हैं कि ये रुमाल सबसे पहले तो एक छोटी बच्ची ने बनाया है और मैं इस उम्र में बनाऊंगी। बताती है अपने मन में कि ये सब लोग कितना चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। और तभी वो यहाँ पर रीज से कहती है, नहीं असल में मैं ये हैंकरचीफ किलन के लिए बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए एक अच्छा और सूटेबल कलर सेलेक्ट कर लूँ, कुछ ऐसा कलर जो कि उसके आंखों के साथ अच्छा लगे। और ये कलर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये उसकी आंखों की तरह है। वो जब कोई ऐसी चीज पहनता है जिसकी कलर उसके आंखों के साथ मैच करती है तो उसके साथ बहुत प्यारा लगता है। साथ ही साथ वो इन सबको बता देती है कि किलन को मत बताना क्योंकि मैं बहुत शाय फील करती हूँ। इस पर तो वहाँ पर मौजूद एक औरत कहती है कि हनीमून वाला पेस है, इसमें बहुत प्यार आता है एक दूसरे पर। अब नेक्स्ट सीन में हमें किलन को दिखाते हैं जो कि अपने फादर के साथ अपने डेस्टिनी तक पहुंच चुका था। फादर उससे कह रहा होता है, किलन तुम्हारा इस सब के हवाले से क्या ख्याल है? किलन इस महल की तरफ देख रहा था। साथ ही साथ फादर उसे बताता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि ये कैपिटल से बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन मेरे ख्याल से इस किस्म की टेरिटरी में डेवलपमेंट की चांसेस और पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होती है। हाँ मुझे मालूम है कि कैरेज में यहाँ तक आने का सफर 10 दिन है, लेकिन अगर तुम घुड़सवारी करते हो तो ये सफर और भी कम हो जाता है। तो ये इतना ज्यादा सफर मेरे ख्याल से तो नहीं लगता, क्योंकि घुड़सवारी से ये सफर सिर्फ 1 हफ्ते का बन जाता है। इस बार अब किलन अपने मन में कहता है कि ये जगह मेरे हवाले कर दी जाएगी। तो मैंने ये सोचा था कि ये ड्यूक डोमेन से तो बहुत बाहर है, लेकिन ये बहुत दूर होगा। साथ ही साथ ये कैसल मींस कि ये महल भी बहुत खस्ता हालत में होगा, लेकिन इसकी तरफ देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता। ये महल अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अंदर की तरफ अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर की हालत ठीक नहीं है। यहाँ पर हमारे कुछ ही सर्वेंट्स रहते हैं और यहाँ पर लग्जरियस आइटम बहुत ही ज्यादा कम है। साथ ही साथ फर्नीचर भी खराब है। तो ये अच्छा हुआ कि मुझे मालूम पड़ गया। तो जैसे ही मैं कैपिटल चला जाता हूँ तो वहाँ जाकर मेरे लग्जरियस आइटम लेने होंगे। साथ ही साथ वो इसी टाइम पर एडिथ के बारे में भी सोचने लगता है कि उसने अपना सारा का सारा टाइम कैपिटल में गुजारा है और वो रॉयकॉल फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मतलब ये है कि पैसे तो उनके लिए कोई मैटर करता ही नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी बात ये है उसने अपनी सारी जिंदगी कैपिटल में गुजारा है, तो इस बेकार से महल में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी। इसी टाइम पर वो अपने फादर से पूछने लगता है कि सर्दियों में यहाँ पर मौसम कैसे होता है, जिस पर फादर उसे बताता है कि सर्दियों में यहाँ पर सर्दी कुछ बहुत ही ज्यादा होती है, मींस के कैपिटल की नस्बत यहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है। इसी के साथ वो उसे बताता है कि यहाँ पर मसला बर्फबारी का होता है, इसके अलावा यहाँ पर बर्फ पानी तो दे नहीं गिरते। जिसे सुनकर किलन होश हो जाता है और बताता है कि ये तो अच्छी बात है। अब फादर बहुत क्यूरियस स्टाइल से उससे पूछता है, तो क्या तुम इस सब से होश हो? जिस पर किलन कहता है कि हाँ ये सब ठीक है। अब किलन फादर को बताता है कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ की डेवलपमेंट कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि एग्रीकल्चर के बजाय मुझे यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जवान लोगों की तादाद ज्यादा है। तो इस तरह से ये जगह एस्टेब्लिश हो पाएगी और ये जगह एक कमर्शियल रूट बन जाएगी। साथ ही साथ वो यही बताता है कि जितने भी मर्चेंट्स होंगे वो इस रास्ते पर आएंगे जाएंगे कैपिटल की तरफ, जिसकी वजह से ये एक मेन रूट बन जाएगा। इस पर फादर अब उसकी तरफ देखते हुए बताता है, किलन तो अब तुम मुझे फाइनली बताओ, क्या तुम इस सब से सेटिस्फाई हो? मींस के क्या तुम सिर्फ इसी सब में सेटिस्फाई हो गए हो? ये बात सुनकर तो किलन बहुत ही हैरान हो जाता है। फादर से कहता है, तो क्या मैं आपसे कुछ और डिमांड करूँ? क्या मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे और टेरिटरीज चाहिए, या शायद से मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे एक हाई नोबल रैंक चाहिए, या मुझे आपसे ये कह लेना चाहिए कि मुझे आपकी पोजीशन चाहिए? अगर आपको मुझे एक अच्छा पोजीशन देना ही था तो क्यों ना आप मुझे अपना सक्सेसर बना लेते ड्यूक की पोजीशन के लिए। अब हमें फास्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लिफ को सक्सेसर बनाया जा रहा था और किलन हमें बताता है कि मैंने वो सब कुछ किया है जो कि फादर ने मुझे बताया है। साथ ही साथ हमें वो सीन भी दिखाते हैं जब फादर उससे कह रहा था कि तुमने एडिथ से शादी करनी होगी, जिस पर किलन बहुत
हैरान हो गया था। बताता है कि क्या मैं शादी करूंगा, क्योंकि किलन भी तो रीस से प्यार करता था, लेकिन इसके बावजूद भी फादर की बात मानने के लिए और अपने फादर को बचाने के लिए उसने एडिथ के साथ शादी की थी। अब किलन अपने मन में कहता है कि जिस दो चीजों की मैंने अपनी जिंदगी में जो ख्वाहिश की थी वो तो आपने मुझसे छीन ली, एक ड्यूक की पोजीशन, साथ ही साथ दूसरा रीस, लेकिन रीस भी मुझसे चली गई, मेरी तो शादी हो गई। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बातें किलन ने फादर से नहीं की होती। वो अपने मन में बताता है कि मुझे इस फजूल ख्यालों को दिमाग से निकाल लेना चाहिए। वो फादर से बहुत अजीब स्टाइल से कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हुई इस सब से। अब फादर किरण का ये एक्सप्रेशन देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि ये तो बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन था, एक ऐसा एक्सप्रेशन जैसे कि दिल तक चुका हो और इसके बावजूद भी वो कह रहा हो कि हाँ सब कुछ ठीक है और मैं इस सबसे सेटिस्फाई हूँ। किलन फादर से कहता है कि फादर आप फिक्र मत करें, जैसे ही आप मुझे ये टाइटल दे देंगे और ये जगह दे देंगे मैं तब से यहाँ पर आ जाऊंगा, इस जगह को एस्टेब्लिश कर लूंगा। जिस पर फादर उससे कहता है कि अगर तुम ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम इसे एक मेन रूट बना लो, वो भी मर्चेंट्स के लिए, तो सबसे पहले तुमने यहाँ की सिक्योरिटी को टाइट करना होगा। जिस पर किरण कहता है कि यस ड्यूक, और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये बाजार लग चुका है। एक औरत बताती है कि यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स एक साइड पर रखे गए हैं, जो शख्स भी बेचना चाहता है तो इस साइड पे आ जाए। अब हमें रीस और एडिथ दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि रीस बहुत ही ज्यादा होश है। वो बताती है कि यहाँ पर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा आइटम्स लाए गए हैं और यहाँ पर बहुत ही सारी चीजें बेची जा रही है। तभी वो बताती है कि यहाँ पर हवा में स्वीट्स का स्मेल भी है। वो एडिथ को अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि वो देखो वो स्टॉल हमारा है, वहाँ पर हमारी बनाई गई चीजें रखी गई है। और जैसे ही ये लोग इस साइड पे आते हैं, एडिथ अपने रुमाल की तरफ देखते हुए कहती है कि आना ने मुझे बताया था कि ये बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन ये इतना प्यारा लग भी नहीं रहा। और इसी के साथ रीस बताती है कि मैंने जितने भी आइटम्स बनाए हुए हैं और जितनी भी चीजें बनाई हुई है वो तो सारी की सारी किसी ने खरीद ली है, क्योंकि इस पे रिबन रखा गया है, मीन्स के इस सब चीजों को किसी ने खरीद लिया है। इस पर एडिथ अपने मन में बताती है कि हाँ मुझे मालूम है कि ये सब चीजें किसने खरीदी है, असल में मेल लीड ही है जो कि तुम्हारी ये सब चीजें खरीद सकता है और उसी ने ही खरीदी होगी, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो तुम्हें खुश कर ले। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे एडवांस में ही मालूम है कि ये सब चीजें किसने खरीदी है। इसी के साथ वो रीस को बताती है, रीस चलो यहाँ से जाते हैं, उस साइड की चीजें भी देख लेते हैं। इस पर रीस उसके साथ जाने लगती है। असल में रीस की सारी चीजें फिलहाल अभी तक नहीं बिकी थी। इस पर एडिथ बताती है कि चलो मैं भी क्लिप की कुछ हेल्प कर लेती हूँ। वो रीस को दूसरे डायरेक्शन में अपने साथ लेकर चली जाती है। अपने मन में बताती है कि इससे क्लिप को मौका मिल जाएगा, बाकी की चीजें भी वो खरीद लेगा। एडिथ रीस को बताती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए पाए खरीद कर देती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ औरतें होती है। वो बताती है कि आजकल की जनरेशन को मालूम नहीं क्या हो गया है, मैं बहुत ज्यादा वक्त के बाद कैपिटल आई हूँ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अजीब है। ऐसी लो रैंक की लड़की को इन्होंने यहाँ पर क्यों छोड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। असल में वो लोग यहाँ पर रीस के बारे में बता रहे थे। वो बताते हैं कि इस लड़की की पोजीशन ये नहीं है। इस पर तो इसकी बेटी अपने मदर को बताती है कि मदर आपको ख्याल रखना चाहिए, असल में ये लड़की रुडविक फैमिली से तो नहीं है, लेकिन ड्यूक और डचेस इसका बहुत ख्याल रखते हैं, इससे आपको मसला पड़ सकता है। अब ये सब बातें सुनकर एडिथ बताती है कि यहाँ पर भी वही सब बातें जो कि मेरी प्रीवियस लाइफ में थी। ये सब लोग ये बातें तेज आवाज से कहते हैं ताकि उस शख्स को सुनाई दे सके जिनको ये सुनाना चाहते हो। अब वो औरत फर्दर बताती है कि असल में उनको मालूम नहीं है कि आजकल सोसाइटी क्या कर रही है और मेरे ख्याल से रीस को उन्होंने एज अ पेट मीन्स के एक पेट के तौर पर रखा होगा। इसी के साथ अब एडिथ कहना स्टार्ट कर देती है रीस से कि रीस मेरे ख्याल से ये लोग किसी गाँव या कोर्ट साइड वगैरह से आए होंगे, इसीलिए इनको नहीं मालूम कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। इनको आजकल के दौर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो चलो यहाँ से जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मसला क्रिएट करना ही आता है और ये लोग प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। इस पर तो अब उस औरत की बेटियों से बता दिया कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम आखिरकार काउंट की वाइफ को कैसे नहीं पहचान सकती, ये काउंट की वाइफ है। साथ ही साथ वो अब एडिथ से भी रिलेटेड कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि एडिथ राइगोल्ड भी यहाँ पर होगी जिसमें मैनर्स नहीं होंगे, मुझे मालूम था कि रीस किसी काम की नहीं है, वो एक मैनरलेस है, लेकिन तुम तो इससे कहीं ज्यादा हो। जिस पर एडिथ सबसे पहले उसे बताती है कि जब से मेरी शादी हुई है उसी वक्त से मेरा नाम चेंज हो गया है और अब मैं एडिथ राइगोल्ड नहीं बल्कि एडिथ रुडविक हूँ। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देती है कि मेरे पास तुम लोगों के साथ बहस करने के लिए टाइम नहीं है। जिस पर ये औरत भड़कते हुए कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम भी एक मैनरलेस इंसान ही हो। अब एडिथ उसे डराते हुए बताती है कि अगर ये बात क्लिफ को मालूम पड़ती है कि तुम लोगों ने रीस के साथ क्या किया हुआ है तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि तुम्हारी हालत क्या होगी। अब वो औरत यहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब वो डर गई थी। साथ ही साथ एडिथ रीस को बताती है कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मसला क्रिएट करते हैं, इन्हें नहीं मालूम कि ऐसे इवेंट्स में कैसे एक्ट करना है, तो तुम उदास बिल्कुल भी मत हो। अब रीस एडिथ को बताती है लेकिन मेरी वजह से आपको भी डांट पड़ गई। इस
पर एडिथ उससे पूछती है क्या तुम इन लोगों को जानती थी, जिस पर रीस बताती है कि हाँ ये असल में काउंट सिंक्लियर की दोस्त थी, मींस कि वो रीस के स्टेप मदर की दोस्त है। एडिथ जवाब देते हुए उसे बताती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इस किस्म की बातों को दिमाग से नहीं लगाती बल्कि इग्नोर करती हूँ, बहुत जल्दी ही भूल जाती हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एडिथ चेयर पर बैठी होती है और रीस को लड़कियों ने सराउंड किया होता है। वो उसे बता रहे थे कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने जितने भी चीजें बनाई हुई है वो बहुत अमेजिंग है। साथ ही साथ वो तारीफ करते हुए ये भी बताती है कि डचेस ने तुम्हें इसीलिए अडॉप्ट किया है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। ये सब बातें यहाँ पर एडिथ सुन रही थी। साथ ही साथ अपने मन में बताती है कि मैं इस फैमिली की सिर्फ इकलौती बहू हूँ, लेकिन कोई भी मेरी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा। वो बताती है कि मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। इसी के साथ वो फर्दर अपने मन में कहती है लेकिन मुझे इस सब की तरफ अटेंशन नहीं देनी चाहिए और मैंने कभी भी इस किस्म की चीजों को माइंड में नहीं लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर किलन भी आ जाता है, जिसके पास रीस जाते हुए कहती है किलन तुम आ गए, जिस पर किलन बताता है कि हाँ मैं अभी ही पहुंचा हूँ। एडिथ किलन की तरफ देखते हुए अपने मन में बताती है कि अगर मैं इसको ग्रीट करने के लिए जाऊंगी तो क्या ये मुझे इग्नोर करेगा। साथ ही साथ वो ये भी बता देती है लेकिन अगर मैं नहीं जाती तब ये बताएगा कि तुम नहीं आई और फिर किलन इस बात को टारगेट बनाएगा कि मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई तो मुझे जाना चाहिए। अब जैसे ही वो उसके पास आती है वो उसे ग्रीट करने वाली थी, लेकिन असल में वो ये बता देती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन इससे पहले कि वो ये बता पाती अचानक से वो अपने बात को चेंज कर देती है और पूछती है क्या तुम्हारा ट्रिप सेफ रहा। साथ ही साथ वो अपने मन में यही बताती है कि मैंने तो तकरीबन इसे यही बता दिया था कि मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। अब किलन उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, उसकी तरफ देख रहा था, जिस पर अब एडिथ उससे पूछती है किलन तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, जिस पर अब किलन उससे कहता है कि कुछ नहीं। साथ ही साथ वो उसे यही बता देता है कि हाँ मेरा सफर अच्छा रहा और मैं ठीक तरीके से यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। साथ ही साथ अब वो उससे भी पूछता है कि तुम कैसी हो, जिस पर एडिथ किलन के इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए उसे बताती है कि एक्चुअली मैं थोड़ी सी बोर हो चुकी थी। इस पर तो किलन उससे कहता है अच्छा तुम इसलिए तो बोर नहीं हुई कि मैं यहाँ पर नहीं था, जिस पर तो एडिथ उसे बताती है कि वैसे तुम अपने आप को बहुत हाई पोजीशन पर रख रहे हो मेरे हवाले से। साथ ही साथ वो उसे यही बता देती है कि असल में मैं बिजी थी, मैं एक डिसेंट एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और उसमें मेरे स्किल्स कुछ अच्छे नहीं थे, जिस पर किलन बताता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ। साथ ही साथ ये लोग कुछ और बातें भी करते हैं। अब एडिथ अपने मन में बताती है कि मैं बोर हो चुकी थी जिसकी वजह से मैंने बहुत ही ज्यादा जूस पी लिया, तो अब मुझे जाना होगा वॉशरूम। इसीलिए वो किलन से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा क्योंकि मैंने अपने मेकअप को ठीक करना है, जिस पर किलन उससे कहते हैं कि चलो ठीक है। और अब एडिथ आ जाती है वॉशरूम साइट पे। अब एडिथ अपने मन में बताती है कि आज का दिन इसी तरह से खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बंदा आ जाता है, उससे कहता है एडिथ। एडिथ बताती है कि ये कौन है और जैसे ही वो देखता है वो कोई और नहीं बल्कि एडिथ का भाई है। इस पर तो एडिथ अपने मन में बताती है कि मैं तो तकरीबन गोल्फ फैमिली के बारे में भूल ही चुकी थी कि वो भी इस इवेंट को अटेंड करेंगे, तो अब क्या होगा। साथ ही साथ भाई उससे कहता है क्या तुमने मुझे मेरी आवाज से नहीं पहचाना। वो उससे कहता है एडिथ ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपने प्लान के बारे में भूल चुकी हो, तुम वहाँ पर चली गई हो तो बस फ्री में बैठ गई हो। साथ ही साथ वो उसे यही बता देता है कि तुमने जो लेटर भेजा था वो तो फेक था और फर्दर कहता है कि इससे पहले तुमने ये लेटर भेजा कि हमें जंग खत्म कर लेना चाहिए, तो तुमने ये लेटर किस बेस पर लिखा हुआ था। तुम्हें मालूम है कि फादर इससे कितना गुस्सा हो गया था, बिल्कुल बेकार ही लेटर तुमने भेजा था और इसके बाद अचानक से तुमने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो इन्फॉर्मेशन असल में फेक निकली, वो झूठी इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने तुम्हारे हवाले झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एडिथ का भाई उसे फर्दर बताता है कि अब तुमने कोशिश करनी होगी कि तुम सही से इन्फॉर्मेशन निकलवा लो क्योंकि वो लोग तुम पर नजर रख रहे हैं, साथ ही साथ तुम्हें झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जिस पर एडिथ उसे बताती है कि भाई तुमने गलत बताया, तुम जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हो वो मैंने नहीं भेजी। साथ ही साथ जो लेटर मैंने भेजा था वो मैंने सिंसियरली भेजा था, ना कि मैंने इसलिए भेजा था कि मैं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में थी। अब ये बात सुनकर तो उसका भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब सीन हमें दिखाते हैं किलन का। किलन यहाँ पर अपने मन में बता रहा होता है कि मैंने सोचा था कि वो जल्दी आ जाएगी लेकिन वो अभी तक नहीं आई। साथ ही साथ वो रीस की तरफ देखने लगता है तो रीस के साथ दूसरी लड़कियां खड़ी होती है, उसके साथ बात कर रही थी। अब किलन को एडिथ का ख्याल आता है, वो अपने मन में बताता है कि शायद से एडिथ इससे हर्ट हुई होगी कि सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रीस को अटेंशन दे रहे हैं। तभी उसे एडिथ का वो सीन याद आ जाता है जब रीस के हवाले से वो उस लड़कियों को डांट रही थी, जिस पर किलन मन में कहता है कि मेरे ख्याल से तो एडिथ के लिए ये सब मैटर नहीं करता कि कोई उसे अटेंशन देता है या नहीं देता। और ये सारा का सारा सीन किलन ने खुद भी देख लिया था जिस टाइम वो उस
लड़कियों को डांट रही थी, उसी टाइम पर कुछ दूसरी लड़कियां एडिथ से रिलेटेड भी बातें बता रही थी कि इस लड़की को तो देखो कितने एटीट्यूड के साथ बात कर रही है, साथ ही साथ इसकी खुद भी यहाँ पर इतनी इज्जत नहीं है क्योंकि किलन इसको अपनी वाइफ नहीं मानता। इन दोनों की शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है और ये यहाँ पर इतने नखरे दिखा रही है। ये सारी की सारी बात किलन ने खुद भी सुन ली थी। अब टेबल पर जूस का एक ग्लास पड़ा हुआ था जिसके साथ किलन खेल रहा था और अचानक से वो गिर जाता है और इसी के साथ वो भी उठ जाता है, वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। रीस के साथ जो लड़कियां खड़ी होती है वो बताता है कि ये देखो ये किलन है। वो असल में किलन के साथ बातें करना चाह रही थी लेकिन किलन उससे कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना होगा और इसी के साथ वो भी आ जाता है वॉशरूम। वो बताता है कि इसी साइड पर कहीं पर आसपास वॉशरूम होना चाहिए। जैसे ही वो अंदर आता है वो एडिथ को देख लेता है उसके भाई के साथ और वो वहीं पर स्टिल खड़ा रह जाता है। बताता है अपने मन में कि तो एडिथ का भाई है। वो बहुत दूर खड़ा था जिसकी वजह से वो बातें नहीं सुन पा रहा था और एडिथ अपने भाई को बता रही थी कि हमारी फैमिली के लिए ये जरूरी है और हमें यही करना होगा। वो अपने भाई की बात नहीं मान रही थी। किलन बताता है कि मैं बात नहीं सुन पा रहा कि आखिरकार ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ एडिथ उसके पास आ जाती है। जैसे ही उसकी देखती है किलन तुम भी यहाँ पर हो, जिस पर किलन उससे कहता है कि हाँ। साथ ही साथ वो उससे ये भी पूछता है कि तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया, जिस पर एडिथ उसे बताती है कि असल में ये मेंशन बहुत प्यारा है तो मैं इस मेंशन को देख रही थी। इस पर तो किलन अपने मन में कहता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये अब भी मुझे सच नहीं बता रही। साथ ही साथ ये दोनों बाहर आने लगते हैं। इसी के साथ एडिथ उसे बताती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए आए हो, जिस पर किलन उससे पूछता है क्या तुम इससे खुश नहीं हो। इस पर तो एडिथ उससे कहती है ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। साथ ही साथ वो उसे ये बता देती है कि ये फैक्ट और ये बात कि कोई तुम्हारी परवाह करता है अगर तुम गायब हो जाती हो, इससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। साथ ही साथ उसका फेस एक्सप्रेशन भी बहुत अजीब था और बहुत हैरान कर देने वाला था कि ये किस किस्म का फेस एक्सप्रेशन था। मीन्स के इस फेस एक्सप्रेशन में तो बहुत दर्द छुपा हुआ था। साथ ही साथ हमें यही बताया जाता है कि इस इवेंट और इस बाजार में जो चीजें बेची जाती है वो बहुत महंगे दामों में बेची जाती है और ये सारे के सारे पैसे फिर इस एम्पायर में जो ऑर्फनेज होते हैं और जो यतीमखाने होते हैं उनके हवाले कर दिए जाते हैं। इसी के साथ वो औरत बताती है कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी बिक चुकी है। इस पर तो एडिथ बताती है कि इसका मतलब है कि मेरा हैंकरचीफ भी किसी ने खरीद लिया। वो बताती है कि मैं बहुत फिक्रमंद थी कि बस मैं अकेली रह जाऊंगी और मेरा हैंकरचीफ कोई भी नहीं खरीदेगा। और तभी हम देखते हैं कि असल में तो वो हैंकरचीफ किलन ने खरीद लिया है क्योंकि उसकी मदर ने उसे बताया था किलन क्या तुम्हें मालूम है एडिथ ने अपने हैंकरचीफ पर जो एम्ब्रॉयडरी की है वो कौन सी कलर की है। जिस पर किलन बताता है कि मुझे क्या परवाह है, मैं कोई भी परवाह नहीं करता कौन से कलर का भी उसने किया हो। जिस पर मदर उसे बताती है कि असल में उसने तुम्हारी आंखों का कलर सिलेक्ट किया हुआ है। उसने ये बताया था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊं लेकिन इसके बारे में तुम सोचो ये कितनी क्यूट बात है ना। और इसीलिए किलन ने ये हैंकरचीफ खरीद ली है। साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी बताता है कि मुझे मालूम नहीं कि एडिथ ने कौन सा ट्रिक यूज किया हुआ है। उसने मेरी मदर को अपने जाल में फंसा लिया है। पता नहीं ये कौन सा ट्रिक खेल रही है लेकिन फिर भी मैंने ये हैंकरचीफ खरीद लिया। असल में किलन अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अब तो ये हैंकरचीफ उसने खरीद लिया है तो अपना मन बहलाने के लिए अपने मन में यही बताता है कि असल में रुडविक कभी भी ये डिस्ग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उन्होंने कोई चीज बनाई हो और वो कोई ना खरीदे। तो बस मैंने इसीलिए इस हैंकरचीफ को खरीद लिया कि कोई इसे नहीं खरीदेगा। मैं इस डिस्ग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक तेज आवाज आती है और बताती है कि माय लेडी। इस पर तो एडिथ उस साइड पर देखने लगती है और उसका भाई होता है। इस पर अब वो बताती है कि अब ये क्या बदतमीजी है, क्या बात है। जिस पर हम देखते हैं कि उसकी मेड जमीन पर बैठी हुई थी। भाई उससे कहता है कि असल में बात कुछ ऐसी है कि काउंट तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद है। साथ ही साथ ये तुम्हारी मेड है जो कि पहले भी तुम्हारा ख्याल रखा करती थी। काउंट ने हम पर इतना प्रेशर डाला हुआ है कि हम वापस से यहाँ पर आ गए और तुमसे मिलने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने हमें यही बताया है कि तुम इस मेड को अपने साथ ले जाओ। ये मेड यही चाहती है कि तुम्हारा ख्याल रखे। एडिथ का भाई उसे बताता है कि वैसे तुमने तो मुझे चाय पर कभी इनवाइट नहीं किया लेकिन फिर भी काउंट की प्रेशर की वजह से हम यहाँ पर आ गए हैं। एडिथ अपने मन में बताती है कि मैंने इसे साफ साफ बता दिया कि वो लेटर मैंने नहीं भेजा था, इसके बावजूद भी ये आ गया है। ये मसले क्रिएट करने के लिए जरूर आ जाता है। साथ ही साथ उसका भाई भी अपने मन में कहता है कि ये सब एक्टिंग और ये सब ड्रामा हमें करना पड़ रहा है ताकि इस डूसल फैमिली का हम पर शक ना जाए, वरना तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी फैमिली में तुम्हारी क्या औकात है। हम तुम्हें कुछ भी नहीं समझते, असल में तो तुम हमारी फैमिली हो ही नहीं, लेकिन ये एक्टिंग हमें इन सब की वजह से करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी बता रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास कोई भी ट्रिक नहीं होगा तुम्हारी गर्दन दबोचने का। साथ ही साथ वो यहाँ पर मौजूद सबको बता देता है कि हम यही चाहते हैं कि हमारी मेड इसके साथ आ जाए। अब जैसे ये बात किलन सुनता है तो वो इजाजत दे देता है कि मैं इजाजत देता हूँ कि मेड इसके साथ आ जाए क्योंकि ये मेड बचपन से ही एडिथ के साथ रही है, तो मैं ये इजाजत दे रहा हूँ कि इसकी पर्सनल मेड बन जाएगी। अब ये बात सुनकर तो एडिथ बहुत हैरान
परेशान हो जाती है, अपने मन में बताती है कि अचानक से किलन ऐसा क्यों कर रहा है। और जैसे ही वो कुछ और बताने वाली थी कि असल में ये सब क्या हो रहा है, इसी टाइम पर सिस्टम का प्रेशर उस पर पड़ जाता है और वो कुछ भी नहीं बता पाती। वो गिरने वाली थी, लेकिन गिरने से उसे वो मेड बचा लेती है। साथ ही साथ उससे कहती है कि बहुत वक्त हो चुका है हमें मिले हुए। वो उसे बताती है कि वैसे हम टीम में बहुत अच्छा काम करेंगे, और वो एडिथ को यहाँ से लेकर जाने लगती है। साथ ही साथ किलन भी उसकी तरफ देख रहा था, वो बहुत उदास था। साथ ही साथ वो आना कोई इंस्ट्रक्शंस भी दे देता है कि एडिथ के मेड मीन्स के सोफिया के लिए एक रूम देख लो। साथ ही साथ उसे यहाँ के मेड के कपड़े भी दे दो, जिस पर वो उसे यस सर कहती है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि यहाँ पर सोफिया एडिथ को बता रही होती है कि जब तुम्हारे भाई यानी कि शेन ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ ये सब क्या चल रहा है, तो मुझे तो उस पर भरोसा भी नहीं आया। तुमने यहाँ पर बहुत आराम कर लिया है और मेरे ख्याल से तुमने बहुत आराम वाली जिंदगी गुजार ली यहाँ पर। इस पर एडिथ अपने मन में बताती है कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि असल में स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक नहीं जा रही। साथ ही साथ वो हमें ये भी बताती है कि आने वाले एपिसोड्स में कुछ ऐसा होने वाला है कि सोफिया सारे के सारे महल में इधर उधर घूमती फिरेगी और वो यही मालूम करेगी कि कहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो किसी स्पाई की तरह इस सारे के सारे पैलेस में घूमती फिरेगी। अब हम देखते हैं कि सोफिया एडिथ से कहती है कि साथ ही साथ मैंने ये बात भी सुनी है कि तुमने इक्विपमेंट और वेपन से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं भेजा था। जिस पर एडिथ बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, वो मैंने नहीं भेजा। जिस पर सोफिया उसे बताती है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग को किसी ने कॉपी किया था और वो हमें भेजा था। वैसे वो इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी फेक थी, लेकिन ये और मसला है, इसके साथ मैं बाद में निपटूंगी। अब मसला ये है कि मैंने तुम्हें ट्रैक पे लाना है। वो एडिथ को कॉलर से पकड़ते हुए से बताती है कि तुम बहुत गुमराह हो चुकी हो, तुम यहाँ तक कि ये भी भूल चुकी हो कि तुम्हारा ऑनर कौन है। तो एक ऐसे कुत्ते को जो कि अपने ऑनर को भूल चुका है, उसको रास्ते पर लाना ही होगा। और ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि ऐसे शख्स के साथ कैसे डील करना होता है। तुम उस घर से यहाँ पर आ गई हो जिसकी वजह से तुम अपने ऑनर को ही भूल चुकी हो, तो तुम्हारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ गई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस सब को फिक्स कर सकती हूँ। इसी के साथ एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और अगर आपको ये स्टोरी पसंद हो तो काइंडली प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूले।